मित्रों, एक बार फिर से आपका टारगेट विनर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और पिछले पार्ट में हमने जो इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर लिया था उसमें हमने खंड 7 तक का किया था। आज खंड दा हम प्रारंभ करते हैं। खंड दा में हमारा पहला क्वेश्चन है, धातु के किसी तार की लंबाई को खींचकर दोगुनी कर दे। प्रश्न हमारा ये है, समझिएगा। प्रश्न हमारा है, किसी तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दे, दोगुनी कर दे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ये हमारा प्रश्न है, क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने कई बार इसको बताया था कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका हमने शॉर्टकट तरीका भी बताया था, क्योंकि ये विकल्प में भी बार बार पूछा जाता है। तो इसको पहले तो हल करने का तरीका बताते हैं, फिर हम विकल्प वाला तरीका आपको बताते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। बेटा, इसमें कई चीज माननी पड़ेंगी। माना प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर आर। ये हमने मान लिया कि प्रारंभिक प्रतिरोध आर है। लंबाई, प्रारंभिक लंबाई जो है वो यल है। और इन्होंने कहा है कि खींच कर दोगुनी कर दे तो अंतिम लंबाई बराबर दोगुनी 2l कर दिया जाएगा। हमने आपको बताया था कि बेटा आप प्रारंभिक क्षेत्रफल ए मान लीजिए, तो अंतिम क्षेत्रफल जो हमारा होगा, अंतिम क्षेत्रफल बेटा लंबाई में जितने से गुणा होगा उतने से आप क्षेत्रफल में भाग कर दीजिए। ये हमने तरीका बताया था। ये निकाला कैसे जाता है ये भी बता दें। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगाया जाता है। प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन लगा करके इसको हम प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन बहुत सीधी सी बात, अगर लंबाई में जितने से हम गुणा कर रहे हैं उतने से हमें क्षेत्रफल में भाग कर देना चाहिए। अब हमको करना यह है बेटा, हमें विशिष्ट प्रतिरोध वाला फार्मूला सिलेक्ट करना है और अनुपात के रूप में R2/R1 बराबर रो L2 अपान A2 अपान रो L1 अपान A1, इस फार्मूले को हमें चूज करना है, इसी से हल करना है। रो से रो कट गया। हमने बताया था बेटा रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और हमको R2 निकालना है। R1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, यानी हो गया L2 A1 और बटे A2 और L1। वैल्यू पुट अप करेंगे। R1 की वैल्यू बेटा R है, L2 की वैल्यू आप देखें ये 2L है, और A1 की वैल्यू बेटा A है, और A2 की वैल्यू आप देखें तो A/2 है, और L1 की वैल्यू L है। ये से ये कटा, यल से यल कटा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे R यानी 4R। कहने का मतलब प्रतिरोध जो हुआ वो हमारा प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो गया। इसके लिए हमने क्लास में जब पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताया था बेटा, ये कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू n का स्क्वायर। n क्या है, गुनी है। जितने गुनी हो जाए उसको हम ले करके और R2 निकाल लेते हैं। तो बेटा इसमें सीधे कहा गया था कि लंबाई 2 गुनी कर दी जाए, तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, और ये R1 का मतलब R यानी पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज करके हम विकल्प जो होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। यह लंबाई अगर 3 गुना कहा जाए तो भी जो है हम उसको 3 त्रिका 9 और फिर R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा अगला क्वेश्चन है 4 का खा। अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। वैद्युत धारा तथा
अपवाह वेग में संबंध स्थापित करना है। ये हमारा क्वेश्चन जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। हमने अपवाह वेग में बताया था कि अपवाह वेग में बेटा कि चालक तार के इलेक्ट्रॉनों को बाह्य विभवांतर जब हम कोई बैटरी बाहर से जोड़ते हैं ना, बाहर की बैटरी, उसके द्वारा दिया गया विभवांतर, बाह्य विभवांतर एक सूक्ष्म नियत वेग ही प्रदान कर पाता है, वेग ही प्रदान कर पाता है। इस सूक्ष्म नियत वेग को अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। ये बेटा डिफिनीशन होती है कि जैसे चालक तार होता है, जब उसको हम किसी बाह्य स्रोत से जोड़ करके बाह्य विभवांतर स्थापित करते हैं तो वो जो है इलेक्ट्रॉनों को एक सूक्ष्म वेग ही, वो सूक्ष्म वेग कितना होता है, वो 10 की पावर 4 मीटर प्रति सेकंड ही दे पाता है। और इसी सूक्ष्म नियत वेग को ही हम अपवाह वेग कहते हैं। अब बेटा बात आती है कि विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध। तो जैसे ये कोई बेटा चालक तार हुआ, आप ध्यान दें, ये कोई चालक तार है ये, और इसमें ये कोई इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं ये गतिशील हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये गतिशील है। ये अब हमने माना प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर n, तार की लंबाई बराबर l, अपवाह वेग bd, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। तो पूरे तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले प्राप्त करो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बेटा ये हो जाएगा प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n और गुणे आयतन, ये बेटा ये हो गया n इंटू a इंटू l, यानी क्षेत्रफल गुणे लंबाई, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। जबकि बेटा आप जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये आप जानते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए, चूंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसका मतलब ये हुआ L बराबर BD इंटू टी। ये वैल्यू पुट अप किया जाए, इसलिए ये हमारा हो जाएगा संख्या हमारी हो जाएगी बेटा N A B D इंटू टी, ये हो गया। अब हम निकाले धारा I बराबर होता है
आपको बताया गया है Q बटे T, और Q होता है बेटा N E और बटे T। तो ये I बराबर हमारे पास N का मान हो गया N A B D इंटू T इंटू E अपान T से T कैंसिल हो गया हमारे पास। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया N E A B D। ये होता है वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, जहां पर बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और यन प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगला बेटा हमारा है 4 का गा। इन्होंने कहा है किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही आसान सा, कई बार हमने करवाया भी है। एक तार लीजिए बेटा और तार को मोड़ करके वृत्ताकार कुंडली तैयार कर लीजिए। ये इसका केंद्र वो है और इस कुंडली के अल्प लंबाई dl के कारण इस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करें। व्यास हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हो जाएगी। तो अब हम बायो-सेवर्ट नियम अप्लाई करते हैं, जिसकी त्रिज्या हमने R मान लिया। बायो-सेवर्ट नियम का उपयोग करें बेटा। बायो-सेवर्ट नियम से ये हमारा होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान R का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है बेटा। ये जो है इसके बीच 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए ये हमारा B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl और ये साइन थीटा यानी साइन 90 अपान R का स्क्वायर। तो बेटा dl जो हो गया, अर्थात ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई ये I dl अपान R का स्क्वायर ये हुआ। लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म अवयव के लिए है। अगर हम पूरे वृत्त की बात करें, पूरे वृत्त के लिए, तो बेटा पूरे वृत्त की बात की जाए, चलो इसको सूक्ष्म कर देते हैं, dv कर देते हैं। ये अगर पूरे वृत्त के लिए लिया जाए तो ऐसे तमाम खंडों में इसको विभक्त किया जा सकता है dl, अर्थात b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I और ये हो जाएगा सिग्मा dl अपान R का स्क्वायर। सिग्मा dl का मतलब ऐसे अनेक अल्पांश खंडों का योगफल, और जब ये पूरा योगफल होगा बेटा तो ये पूरा परिध कहलाएगा, यानी सिग्मा dl इज इक्वल टू 2 पाई R के इक्वल होगा। तो ये हमारा b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I और इसका हो गया 2 पाई R अपान R का स्क्वायर। इससे ये बेटा कट गया, पाई से पाई कट गया और 2 दूनी 4, अर्थात हमारे पास b बराबर हो गया म्यू नॉट I अपान 2R। ये किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। एक क्वेश्चन हमारा दिया है 4 का घा बेटा दिया है, और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। इन्होंने दिया है हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या यानी R, हाइड्रोजन का दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये इन्होंने दे रखा है, और कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में 6.8 गुणे 10 की पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड, यानी चक्करों की संख्या n बराबर 6.8 इंटू 10 टू द पावर 15 राउंड प्रति सेकेंड ये लगा रहा है। तो हम आपको बताएं बेटा, ये जो चक्कर प्रति सेकंड अर्थात आवृत्ति होता है, इसका और आवर्त काल में एक संबंध होता है, वो होता है n इज इक्वल टू 1/t का। इसलिए t बराबर हमारा हो जाएगा 1/n, अर्थात 1/6.8
इंटू 10⁻15 अर्थात 10⁻−15 अपान 6.8 सेकेंड एक चक्कर में लगा हुआ समय हो गया। अब हमको निकालना है, धारा की गणना करनी है। धारा I बराबर आप जानते हैं बेटा, धारा I हमको प्राप्त करना है और I का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम Q/T से इसका कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। I इज इक्वल टू, बेटा एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 अपान हमारे पास हो जाएगा 10⁻−15 इंटू ऊपर चला जाएगा 6.8। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें बेटा, पहले इसको काट दीजिए, -4 हो गया और ये 16 × 8 128, 12 16 छक्का 96 और 12 108 ये, और हमारे पास 2 डिजिट के बाद ये दशमलव हो गया, गुणे 10⁻⁻4 या यूं कह लीजिए 1.08 गुणे 10⁻−3 या कहने का मतलब 1.08 मिली एम्पियर की धारा बहेगी। तो इसमें धारा जब हमने निकाल लिया तो बेटा हमको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण पता करना था। चुंबकीय आघूर्ण को बेटा यम से लिखा जाता है, यम इज इक्वल टू NIA होता है, यानी IA। यन जो है फेरों की संख्या, कितने चक्कर लगाता है, तो I हमारे पास आया है 1.08 इंटू 10⁻−3 और A जो होगा, चूंकि वृत्ताकार कक्षा पर है तो πr² यानी 3.14 और R की वैल्यू दी है 0.53 गुणे 0.53 और गुणे 10⁻−10 गुणे 10⁻−10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है बेटा। इसको अब आप गुणा करवाए तो जब हम बेटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.08 3.14 0.53 0.53 तो 0.95 इंटू 10⁻−23 ये हमारा आएगा और ये हमारा हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है 4 का अंगा था। 4 का अंगा में इन्होंने पूछा है स्नेल का नियम, बहुत इजी है। स्नेल का नियम अपवर्तन पर लागू होता है। स्नेल महोदय ने बताया था, जैसे ये आप देखें, ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण, और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। तो स्नेल महोदय ने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं, अर्थात n बराबर sin I अपान sin R। और नेक्स्ट खंड अगले वीडियो में कल आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा।